नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों सीडीपी के लिए उसी श्रृंखला में हम नए वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। तो कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा, कंटेंट आपके लिए बहुत ही बेस्ट सिलेक्शन है कंटेंट का। शायद ही आपको कहीं ऐसा कंटेंट मिले। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहेंगे स्टार्टिंग से लास्ट तक, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आशा करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में श्रीमती हरलाख के अनुसार बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास नाम इसलिए परिवर्तित हुआ क्योंकि विकास के कुछ पक्षों में बाल मनोविज्ञान की अपेक्षा बाल विकास के ढंग के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। इसका मतलब जो बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसलिए इसका परिवर्तन हुआ नाम, क्योंकि विकास के कुछ पक्ष, जैसे विकास के जो कुछ पक्ष हैं, वो बाल मनोविज्ञान की अपेक्षा बाल विकास के ढंग के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। ये किसके अनुसार कथन है? ये श्रीमती हरलाख के अनुसार यह कथन दिया गया है। उनके अनुसार जो मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर, आइए देखते हैं। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान में बालक का व्यवहार जिस वातावरण में या परिवेश में होता है उन पर कम ध्यान दिया जाता है। इनका कहना यह है कि बाल मनोविज्ञान में बालक का व्यवहार जिस वातावरण में या परिवेश में होता है उन पर कम ध्यान दिया जाता है, जबकि बाल विकास में वातावरण के प्रभाव को विशेष रूप से देखा जाता है। इनके सीधा सीधा कहने का तात्पर्य बात है ये, इन्होंने जो कहा है पहले समझने वाला होना, समझाने वाला आपके पास होना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए, तभी इसकी बात को समझ पाएंगे आप। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि जैसे आप बचपन में या आप जब किशोरावस्था या बाल्यावस्था में थे, मान लीजिए आप बाल्यावस्था में थे, कब थे? बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था में आपका दिमाग यानी कि आपका जो माइंड था वो काफ़ी तेज था, ठीक है। और आपके बाल्यकाल में जो आपका गुट था, आपकी मंडली थी, मित्र मंडली, वो बाल्यावस्था में बहुत ही ब्रिलियंट मित्र मंडली थी आपकी। कैसी थी? बहुत ही ब्रिलियंट मित्र मंडली थी। आपका जो ग्रुप था, उस ग्रुप में आप बहुत ही वीक थे। कैसे थे? आप बहुत वीक थे। लेकिन बात यह है कि जो आपकी मित्र मंडली थी वो बहुत शरारती थी, बहुत ही चंचल थे। आपके जो आपके वातावरण परिवेश में जो लोग भी रहते थे वो आपसे कहीं चंचल थे, आप गंभीर और कमज़ोर बच्चे थे, आप ज़्यादा वीक थे और उन लोग के कंपेयर में देखा जाए तो आप कमज़ोर स्टूडेंट थे, ठीक है। तो आप उनके वातावरण में रह रहे हैं जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आप भले ही वीक हैं तो वो ब्रिलियंट स्टूडेंट का कुछ न कुछ असर आपके ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये बताइए। तो आपके ऊपर उन ब्रिलियंट स्टूडेंट का कुछ असर पड़ेगा जिससे आपके व्यवहार में कुछ न कुछ परिवर्तन होने लगेगा। जैसे ये भी कहा जा सकता है कि आदमी देख कर भी सीखता है, ये भी सिद्धांत आगे हम लोग पढ़ेंगे, आदमी देख कर भी सीखता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप उनके कंपेयर में बहुत ही वीक हैं, तो आप उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे, जिससे उस वातावरण का, यानी कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट का वातावरण है, उस वातावरण का आप पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है, बाल मनोविज्ञान में बालक का व्यवहार जिस वातावरण में परिवेश में रहता है उन पर कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन जब बाल विकास में, जब उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो आपने जो मित्र मंडली थी आपकी, उस वातावरण से आप पढ़ने में अच्छे हो गए क्योंकि उनका इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ा। तो वही जो प्रभाव पड़ा वातावरण का, उस मित्र मंडली वाले वातावरण का जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ा, उस पर विशेष रूप से देखा जाता है। ये किसके अंतर्गत? ये बाल विकास के अंतर्गत देखा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, आप जिस ग्रुप में हैं उस ग्रुप में आप सबसे वीक हैं, उस ग्रुप के साथ आप रहते रहते आपका ग्रुप बहुत ब्रिलियंट है, उस ग्रुप में आप साथ साथ रहते रहते आप भी उस ग्रुप की तरह ब्रिलियंट होने लगे। तो उस ग्रुप का जो प्रभाव आप पे पड़ा वो बाल विकास, और जो उस ग्रुप में आप रह रहे थे वो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से बाल्यावस्था पर ही विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। देखेंगे, बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से बाल्यावस्था पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है, जबकि बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान दिया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ध्यान देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाल मनोविज्ञान में बाल्यावस्था तक ही गर्भावस्था से, और बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। और बाल मनोविज्ञान विकास, व्यवहार या विषय वस्तु पर अधिक ध्यान देता है। देखेंगे, बाल मनोविज्ञान विकास, व्यवहार या विषय वस्तु पर अधिक ध्यान देता है, जबकि बाल विकास उसकी प्रक्रिया पर बल देता है। ध्यान देंगे, जैसे बाल मनोविज्ञान है, आदमी का कितना विकास हुआ, बच्चे का कितना विकास हुआ, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विकास पॉजिटिव वे में है कि नेगेटिव वे में है, और उस लड़के का व्यवहार कैसा है, व्यवहार पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, व्यवहार पर बाल मनोविज्ञान अध्ययन करेगा। और उसकी विषय वस्तु क्या है, उसकी थीम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इस पर भी बाल मनोविज्ञान अध्ययन करेगा।
और बाल विकास उसकी प्रक्रिया पर बल देता है। प्रक्रिया मतलब जो वो प्रोसेस कौन सा उसका प्रोसेस क्या है, उसका काम क्या है, वो कौन कौन सा काम वातावरण के अनुसार कर रहा है और कौन कौन सा काम वो अपने अपने स्वयं के इच्छा अनुसार कर रहा है, और परिवेश उसके पास कैसा है, परिवेश वातावरण उसका कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, इस पर ध्यान देगा कौन, बाल विकास। और अगर किस परिवेश के अनुसार किस तरह की परिवर्तन हो रही है बालक में, वो कौन ध्यान देगा, तो वो बाल मनोविज्ञान ध्यान देता है। ठीक है, और जो रिजल्ट निकल करके आता है, बच्चा शरारती हो गया कि बच्चा ब्रिलियंट हो गया, ये बाल विकास की प्रक्रिया पर डिपेंड करता है, ये बाल विकास इसके अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं, अधिगमकर्ता अधिगमकर्ता का विकास एवं वृद्धि। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगेगा, अधिगमकर्ता का विकास एवं अभिवृद्धि। इससे क्या तात्पर्य है, तो मानव विकास का प्रारंभिक काल बाल विकास है। देखेंगे, जो मानव विकास का प्रारंभिक काल है वो बाल विकास है। मानव विकास के सभी पहलुओं का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान में होता है, और इसके अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक व्यापक अध्ययन किया जाता है। इसमें परिपक्वता काल तक के अध्ययन को बाल विकास की श्रेणी में रखी जाती है। ध्यान देंगे, मानव विकास का जो प्रारंभिक काल है वो बाल विकास है। ठीक है, मानव विकास के सभी पहलुओं का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान में होता है। किसमें होता है, सभी पहलुओं का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान में होता है। इसके अंतर्गत, विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत ही गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक व्यापक अध्ययन किया जाता है। कहाँ से, गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक व्यापक अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसमें परिपक्वता काल तक के अध्ययन को बाल विकास की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। विकास के साथ ही, नेक्स्ट देखेंगे, विकास के साथ ही अभिवृद्धि का प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है। विकास के साथ ही अभिवृद्धि का प्रत्यय जुड़ा हुआ है। हमने बताया था अभिवृद्धि क्या होती है, अभिवृद्धि को ही हम ग्रोथ बोल सकते हैं, या वृद्धि, क्या बोलेंगे, ग्रोथ या वृद्धि या अभिवृद्धि दोनों एक ही चीज है। अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, और अभिवृद्धि को माप तौल किया जा सकता है, और अभिवृद्धि का जो परिवर्तन होता है वो वृद्धि सूचक होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम, सामान्यतया दोनों को भ्रमवश एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। किसको, विकास को और वृद्धि को, दोनों को सामान्यतः भ्रमवश एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, परंतु दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, बाल विकास की दृष्टि से, तो इन दोनों में व्यापक अंतर होता है। अभिवृद्धि यहाँ से देखते हैं, अभिवृद्धि शारीरिक अंगों में होने वाला वृद्धि होता है। अभिवृद्धि विकास का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन अभिवृद्धि जो है ये शारीरिक अंगों में होने वाला वृद्धि होता है। जैसे मान लीजिए, आप धीरे धीरे, जब आप 1 साल के थे तो इतने बड़े थे, छोटे से थे, आप 20 साल के हो गए तो इतने बड़े हो गए, तो वो आपके शारीरिक अंगों में वृद्धि हुआ ना, तो ये क्या होता है, ग्रोथ होता है। जबकि मनुष्य में संपूर्ण विशेषताओं जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला ही विकास को दर्शाती है। अब देखिए, विकास क्या हुआ, आपके जो शरीर है, जो बढ़ना था वो बढ़ गया, जितना बड़ा होना था आप हो गए, वो आपकी वृद्धि रही। लेकिन आपके अंदर अब डेवलपमेंट आना हुआ, आपके शरीर में जो आपकी हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, वो मोटी तगड़ी हो गई, अच्छी हो गई, आप स्वस्थ हो गए, तो आप क्या कर रहे हैं, आप विकास कर रहे हैं, आपकी शारीरिक विकास हो रही है, आप हृष्ट पुष्ट हो गए, जिम कर रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, तो आपका विकास हो रहा है। ठीक है, और इससे शारीरिक विकास भी हो रहा है, मानसिक विकास भी हो रहा है, और संवेगात्मक विकास भी हो रहा है। और सामाजिक विकास में आते हैं, तो सामाजिक विकास कैसे होगा, तो आपका सामाजिक विकास जो है वो आपके परिवार से ही स्टार्ट होगा, आपकी भाषा से, आपके व्यवहार से, आपके परिवेश से आपका सामाजिक विकास स्टार्ट होगा। सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला जो होती है ये विकास को दर्शाती है। मतलब समझ में आ गया होगा, सामाजिक विकास आपका जो स्टार्ट होगा वो आपकी फैमिली से होगा, आपके परिवार से होगा, आपकी मातृभाषा से होगा, आपके अदर भाषा व्यवहार से होगा, तो इन सबसे आपका सामाजिक विकास होता रहेगा। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये सब डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। अगला आते हैं, अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, इसको देखते हैं, अभिवृद्धि और विकास में अंतर। तो अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ, इस शब्द का प्रयोग शरीर व उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। वृद्धि को नापा व तौला भी जा सकता है। मतलब समझेंगे, हमने बता दिया कि जो अभिवृद्धि होती है या ग्रोथ होता है, आप 1 माह थे तो आप सोच सकते हैं आप 1 माह में कितना बड़ा रहे होंगे। ठीक है, आपकी हाइट कितनी थी, और आप आज 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, तो आज आपकी हाइट क्या है, आपके हाथ कितने बड़े हैं, आपके पैर कितने बड़े हैं, आप कितने लंबे हैं, ये सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप बताइए, 25-20 इंच से लेकर आप सीधे यहाँ तक पहुँच आए,
5 फुट, 6 फुट, 7 फुट तक पहुँच गए आप, तो बताइए आपका क्या हुआ, ये आपकी वृद्धि हुई। और वृद्धि को नापा जा सकता है, आप 5 फुट के हैं, आप 6 फुट के हैं, आपको तौला जा सकता है कि आप 20 केजी के हैं कि 25 केजी के हैं, 80 केजी के हैं कि 1 कुंटल के हैं। तो ये नापना तौलना भी किसके अंतर्गत आता है, वृद्धि के अंतर्गत आता है। अब आते हैं विकास पे, तो इसका संबंध अभिवृद्धि से ही होता है, जैसे हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होना। मैंने बताया आपका हाथ छोटे थे तो आपका हाथ एक भी मतलब कहा जा सकता है कि 15-20 इंच का था आपका हाथ, अब आप बड़े हो गए तो आपका हाथ 50 इंच हो गया, 60 इंच हो गया। तो इस तरह से ये जो आपकी वृद्धि हुई ना, अब हड्डियों की लंबाई में वृद्धि, जैसे आपकी हड्डी जितना बढ़ने थी बढ़ गई, अब हड्डियों में मोटापन, हड्डियां अब ठोस होंगी, सॉलिड होंगी, मोटी होंगी हड्डियां। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका वो विकास हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है। जब ये बढ़कर या विकसित होकर मजबूत व पुष्ट हो जाती हैं, तो यह विकास की अवस्था में आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब आते हैं श्रीमती हरलाक के अनुसार। श्रीमती हरलाक के अनुसार विकास में गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते रहते हैं। विकास के अंतर्गत अगर देखा जाए तो श्रीमती हरलाक ने कहा कि अगर मानव गर्भ में आ गया तो उसका जो विकास है वो गर्भ से लेकर मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये पूछा जाता है कि श्रीमती हरलाक के अनुसार विकास में परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं आकार में परिवर्तन। पहला है आकार में परिवर्तन। शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। जो आकार में परिवर्तन होता है वह शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूपों से प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, जैसे अंगों की ऊंचाई, वजन व आकार में वृद्धि और शब्द भंडार। ठीक है, शारीरिक अगर देखा जाए, शारीरिक प्रत्यक्ष रूप से जो शारीरिक परिवर्तन होता है, अंगों में ऊंचाई या लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना या आकार बढ़ना, शारीरिक आकार बढ़ना, यह किसके अंतर्गत, आकार में परिवर्तन। और वृद्धि शब्द भंडार। अब देखिए शब्द भंडार का जो विकास होता है, शब्द भंडार जो विकसित होता है वह किसके अंतर्गत आएगा, तो मानसिक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, वह मानसिक विकास होगा, मानसिक में परिवर्तन, मानसिक विकास में परिवर्तन होगा, शब्दों का भंडार अधिक हो जाना। ठीक है, धीरे धीरे जब आयु बढ़ेगी तो शब्दों का भंडार भी तो बढ़ता रहेगा। तो इससे क्या होगा, और कल्पना शक्ति बढ़ेगी आपकी, कल्पना शक्ति, कल्पना करने की, कोई चीज़ इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं तो उसकी शक्ति का विकास होना। उसके साथ साथ ही आपको अगर देखा जाए, कल्पना शक्ति के साथ साथ चिंतन और तर्क, यानी कि लॉजिकल बातें करने की आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। और कैपेसिटी आपकी, जैसे कल्पना शक्ति हो गया, तर्क स्मरण हो गया, याद करने की कैपेसिटी आपकी कैसी है, ये सब मानसिक परिवर्तन है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बाद में परिवर्तन। सॉरी, यहाँ बाद नहीं होगा, गलत हो गया, ये अनुपात में परिवर्तन होगा। अनुपात में, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन क्या है, अब इसको देखेंगे, बालक में आयु के साथ साथ, बालक में आयु के साथ साथ अनुपात में परिवर्तन, अर्थात बालक अपने कल्पनाशील, बालक पहले कल्पनाशील होता है। कैसा होता है, बालक पहले कल्पनाशील होता है तथा धीरे धीरे, कल्पनाशील इसको करेंगे, कल्पनाशील, कल्पनाशील होता है तथा धीरे धीरे वास्तविकता की ओर बढ़ता है। अर्थात बालक के शारीरिक विकास, बालक के शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास में आनुपातिक अंतर देखने को मिलता है। अब इसका मतलब कैसे समझेंगे, जैसे समझिए, जो बालक है, बालक में आयु के साथ साथ, ठीक है, अनुपात में परिवर्तन, अर्थात बालक पहले कल्पनाशील होता है। ठीक है, जब बालक को, मान लीजिए हम शेर कहानी की बातें सुनाते हैं बचपन में, जैसे हमने कहा कि एक शेर आ गया, ठीक है, एक शेर की कहानी हम सुनाते हैं, तो बालक के अंतर, बालक को शेर दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर बालक कहीं उसे देखा है, जैसे टीवी में देखा है, उसका फोटो देखा है, तो उसे क्या करता है, उसके बारे में सोच करके उसकी कल्पना करता है। क्या करता है, उसकी कल्पना करता है कि हाँ शेर ऐसे होता है, उसकी बड़ी बड़ी मूछें, दाढ़ी होती हैं और गोल सा मुंह होता है, लंबी सी शरीर होती है, तो उसका क्या करता है, वो इमेजिन करता है, कल्पना करता है। अर्थात बालक पहले कल्पनाशील होता है तथा धीरे धीरे वास्तविकता की ओर बढ़ता है। वो धीरे धीरे पहले कल्पना करता है कि यहाँ शेर ऐसे होता है, उसके बाद वास्तविकता की ओर बढ़ता है। अर्थात बालक के शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास में आनुपातिक अंतर देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब आते हैं पुराने चिन्हों की लुप्तता। तीसरा जो हरलॉग ने बताया,
जो हरलॉग ने क्या बताया, ये परिवर्तन जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, तो उन्होंने बताया, 2 हमने देख लिया। तीसरा देखिए, पुराने चिन्हों की लुप्तता। अब ये क्या होता है, जैसे दूध के दांत का लुप्त होना, ये भी क्या है, हमारे शरीर का कोई चीज़ लुप्त हो रहा है। सीने में स्थित थाइमस ग्रंथि, मस्तिष्क के पास स्थित पीनियल ग्रंथि धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। ध्यान देंगे, पुराने चिन्हों की लुप्तता भी इन्होंने एक इसमें नियम बता दिया था कि दूध के दांत का लुप्त होना, ठीक है, सीने में स्थित थाइमस ग्रंथि का लुप्त होना और मस्तिष्क के पास स्थित पीनियल ग्रंथि का धीरे धीरे लुप्त हो जाना, ये सब पुराने चिन्हों की लुप्तता के अंतर्गत हरलाख ने बताया। नए चिन्हों का विकास, चौथा इन्होंने बताया नए चिन्हों का विकास, किसने बताया, हरलाख के अनुसार, हरलाख के अनुसार इन्होंने 4 प्रकार के परिवर्तन बताए। तो नए चिन्हों के विकास में देखेंगे, जो पुराने चिन्ह हैं वो समाप्त होने के साथ साथ नवीन शारीरिक मानसिक चिन्हों की प्राप्ति दिखाई देती है, ठीक है, जैसे अस्थायी दांत तथा दाढ़ी मूछ का उगना, ये सब नए चिन्ह मानव शरीर में आने लगते हैं, बालक के शरीर में ये सब नए चिन्ह आने लगते हैं, और पुराने जैसे दूध के दांत हो गए, थाइमस ग्रंथि हो गई, ये सब क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। होने के साथ साथ नवीन शारीरिक मानसिक चिन्हों की प्राप्ति दिखाई देती है। तो ये एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो आते हैं विकास, देखते हैं डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट, तो विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से विकास का मतलब होता है, ठीक है। जो विकास होता है, देख सकते हैं, विकास, मानव विकास का प्रारंभिक काल बाल विकास ही होता है, और मानव विकास के सभी पहलुओं का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान है। ये सब तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे देखते हैं, जो विकास होता है, ठीक है, इसका प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से है। मान लीजिए आपका ये, जैसे हम कह दें, ये आपका पेड़ है, आपने छोटा सा पेड़ लगा दिया। अब ये पेड़ धीरे धीरे बड़ा होगा, मोटा होगा पेड़ अच्छे से, इसमें फल लगने के लिए मैच्योर होगा, परिपक्व होगा। तो यह जब इसकी परिपक्वता आ जाती है, तो वही विकास होने का उसका लक्षण दिखाई देता है। जैसे आपका छोटा बच्चा, मतलब आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है या आप ही छोटे बच्चे थे, स्टार्टिंग में आपको ना तो बात करने का तरीका पता था, ना तो कहीं रहने का तरीका पता था, ना तो खाने पीने का पता था, और ना ही कहीं पे ढंग से बोलने बात करने का तरीका पता था। आप क्योंकि छोटे थे, आपकी जो माइंड था उतना डेवलप नहीं हुआ, तो आप धीरे धीरे क्या कर रहे थे, आप वृद्धि कर रहे थे, अभिवृद्धि की तरफ आगे बढ़ रहे थे। आपने विकास आपका डेवलप नहीं हो रहा था, डेवलप तो साथ चलता रहता है, लेकिन पूर्ण रूप से आप डेवलप्ड नहीं हुए थे। तो आप धीरे धीरे आपका डेवलपमेंट हो रहा था। तो जब आप मैच्योर हो गए, आपके अंदर मैच्योरिटी आ गई, तब आपको हर जगह बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, पहले हम लोग खाते थे जब छोटे थे, 2 साल का, साल एक 2-3 साल के, तो हम लोग पूरे शरीर में खाना ही पोत देते थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा करते हैं नहीं, क्योंकि अब हमारा विकास हो चुका, हमारा डेवलप हो चुका, ठीक है। और डेवलप होता भी है, डेवलप तो चलता ही रहता है, बल्कि जो वृद्धि है वो हमेशा अनवरत नहीं चलती है, वृद्धि एक समय पर जाकर रुक जाती है, और विकास तो हमेशा चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें, तो विकास के अंतर्गत जो शामिल घटक होते हैं, वो कौन कौन से घटक शामिल होते हैं, इसमें हम देखते हैं, पहला वृद्धि। वृद्धि भी किसके अंतर्गत शामिल होता है, तो अभी विकास का ही पार्ट होता है, ठीक है। और अगर हम देखें, वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशीय वृद्धि के लिए किया जाता है, किसके लिए, वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशी वृद्धि, मतलब इसमें कोशिकाएं जो वृद्धि करती हैं उसके अंतर्गत, जैसे हमारे सेल्स जो होते हैं या मसल्स जो होते हैं, मसल्स की वृद्धि के अकॉर्डिंग ये ग्रोथ होता है, ठीक है। और कोशीय वृद्धि जो होती है, फ्रैंक जी का कथन है कि कोशीय वृद्धि गुणात्मक वृद्धि होती है। ध्यान देंगे, किसने बोला था, तो फ्रैंक ने बोला था, कोशीय वृद्धि, जो कोशीय वृद्धि होती है, यह कैसी वृद्धि होती है, तो यह गुणात्मक वृद्धि होती है, सॉरी गुणात्मक वृद्धि होती है। कोशीय वृद्धि को गुणात्मक वृद्धि किसने बोला था, तो फ्रैंक ने बोला था। ध्यान रखेंगे, 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि कोशीय वृद्धि को गुणात्मक वृद्धि किसने कहा था, फ्रैंक ने कहा था। और जो वृद्धि होती है यह कोशीय वृद्धि होती है, ठीक है। जबकि विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से होता है, जिसके अंतर्गत जो शामिल घटक हैं वो है वृद्धि, दूसरा है क्षमता यानी कि कैपेसिटी। जो कैपेसिटी है वो हमारी क्षमता है। मान लीजिए हमारी कैपेसिटी, जब बचपन में हम छोटे थे तो हमें 2 घंटा बैठा नहीं रह जाता था पढ़ने के लिए, हम 2 घंटे भी नहीं बैठ पाते थे। लेकिन अब हम इतने मजबूर हो गए हैं कि हमें 20 घंटा बैठना पड़ता है, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी कैपेसिटी बढ़ गई,
ठीक है। बचपन में हम 10 किलो ले जाने के योग्य नहीं थे, आज हमारी कैपेसिटी है कि हम 50 किलो तक भी 1 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं, अपने ऊपर उठा सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब धीरे धीरे कैपेसिटी ही तो है। ठीक है। अब आती है परिपक्वता, मैचुरेशन। परिपक्वता हमने बता दिया है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। परिपक्वता में जब बालक को ये लगे कि बालक को हर परिवेश में अपने अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को वो ढाल सकता है, किसी भी परिवेश में किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर अपने आप को वो ढाल लेता है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है, तो मैच्योरेशन परिपक्वता के अंतर्गत आता है। आदमी खुद से डिसीजन भी ले सकता है परिपक्वता में, अगर देखा जाए तो आदमी खुद, मतलब जो बच्चा होता है, बालक होता है, वो खुद से डिसीजन भी ले सकता है, खुद से कोई भी जिम्मेदारी उठाकर अपना स्वयं का कार्य कर सकता है। उसमें किसी का वो डिसीजन ले भी सकता है, मतलब किसी से वो सलाह ले भी सकता है और सलाह नहीं भी ले सकता है, तब भी वो इतना परिपक्व हो जाता है कि वो अपना काम कर सकता है। आते हैं वातावरण के साथ अंतःक्रिया, जो चौथा इसमें शामिल है, वातावरण के साथ अंतःक्रिया, इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। अब वातावरण के साथ अंतःक्रिया में क्या मतलब होता है, इसके अंतर्गत वातावरण में जो कोई बालक जिस भी वातावरण में है, उस वातावरण के साथ अपने आप को ढालना क्या होता है, अभी परिपक्वता का ही वो हिस्सा है। तो यह भी वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके जो बालक है वो अपने आप को कहीं भी अपने अनुसार ढाल सकता है। तो आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा है आपको। अब आते हैं हम लोग विकास तथा अभिवृद्धि में अंतर। देखते हैं विकास तथा अभिवृद्धि में अंतर, ये क्या होता है। तो अभिवृद्धि, ग्रोथ, डेवलपमेंट, विकास, इन दोनों में अंतर देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आइए देखते हैं। तो अभिवृद्धि हमने पहले बताया, अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। नोट्स बना लेंगे आप लोग, या तो पीडीएफ में आपको टेलीग्राम डाल देंगे, एक बार मैसेज कर देंगे आप लोग, पीडीएफ चाहिए तो हम तुरंत आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा देंगे। अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा होती है। अब यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है, अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों अक्सर आप देखते हैं कि आपकी हाइट धीरे धीरे, आप बाल्यावस्था में अगर देखा जाए, शैशवावस्था में जो हाइट होती है वो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ती है, बहुत तीव्र गति से बढ़ती है, और बाल्यावस्था में कहीं जाकर थम सा जाता है। और किशोरावस्था में देखा जाए तो किशोरावस्था में भी तीव्र वृद्धि होती है। ठीक है। लगभग एक तरह से मान लिया जाए कि 20 से 25 साल के अंतर्गत आपकी हाइट बढ़ती रहती है, उसके बाद 25 साल के अंदर ही आपकी हाइट का बढ़ना खत्म हो जाता है, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, यानी कि आपकी वृद्धि हो चुकी, आपकी वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही चलती है। और अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा है। संकुचित अवधारणा बोले तो एक संकुचित मतलब सिकुड़ा हुआ, कह सकते हैं कि बहुत ही सिकुड़ा हुआ संकुचित अवधारणा होती है। ठीक है। ठीक है। इसका एक लिमिट होता है, संकुचित बोले तो एक ये लिमिट होता है, अनलिमिटेड नहीं होता। ठीक है। अभिवृद्धि शारीरिक होती है, और अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ जो वृद्धि होता है वो शारीरिक वृद्धि होता है। ठीक है। और जो अगर मान जो मेंटली हम कहें तो मेंटली वो डेवलप होता है, वो उसमें वृद्धि नहीं होती, वो शरीर के साथ ही जो होता है, जितने अंग शरीर के साथ जुड़े होते हैं उनकी वृद्धि होती रहती है। ठीक है। वो लेकिन एक लिमिट तक। अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, यहाँ पे क्रम कम हो गया है लेकिन ये क्रम है। अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। आइए देखते हैं। अभिवृद्धि को मापा तौला जा सकता है, हमने पहले बता दिया, अभिवृद्धि को मापा तौला जा सकता है। जैसे आपकी वृद्धि हुई, आप 5 फुट के हो गए, ठीक है, आप 50 kg के हो गए, तो ये सब क्या है, आप इसको माप तौल सकते हैं। अभिवृद्धि के परिवर्तन विवृद्धि सूचक होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, विवृद्धि सूचक का मतलब, अभिवृद्धि का परिवर्तन जो है इसका मतलब ये कि ये वृद्धि के अनुसार, ठीक है, जो वृद्धि हो रही है वृद्धि के अनुसार आपको देख करके आंकड़ा लगाया, अवकलन किया जा सकता है कि आपकी वृद्धि कितनी हुई या कितनी हो रही है। ठीक है। जैसे मान लीजिए, तो बता दें फ्रेंड्स आपको, जैसे विवृद्धि का मतलब ये कि आपके घर में मान लीजिए छोटा बच्चा है, वो कुछ समय तक काफ़ी अच्छा उसने वृद्धि किया, उसके शरीर अच्छे से वृद्धि करती रही। ठीक है। तो बीच में अचानक सा जो शारीरिक वृद्धि थी वो रुक सी जाती है, तो आपको उसके जो वृद्धि रुक गई उससे आपने आंकड़ा लगा लिया कि इसकी वृद्धि अब नहीं हो रही है जितना पहले हो रही थी। तो आप क्या करते हैं, उसके पोषण में अच्छा सा उसका पोषण बढ़ा देते हैं, उसमें विटामिन जो प्रोटीन होता है उसकी मात्रा अधिक करते हैं, जिससे बच्चों में फिर ग्रोथ होने लगता है। ठीक है। तो ये विवृद्धि सूचक होता है, अभिवृद्धि के परिवर्तन। अभिवृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है, ये तो सभी को पता है कि बढ़ रहा है तो हाँ कहेंगे उसकी वृद्धि हो रही है, नहीं बढ़ रहा है तो कहेंगे वृद्धि नहीं हो रही है। अभिवृद्धि विकास का ही भाग होता है। किसका भाग होता है, यह विकास का ही भाग होता है। अब आते हैं
विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सब कथन में आपको दे दिए जाएंगे, आपको उसमें से चुनाव करना रहेगा। और विकास व्यापक अवधारणा है, व्यापक अवधारणा है मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। यहाँ पे संकुचित का मतलब होता है लिमिट, हमने पहले ही बता दिया था, ठीक है। और यहाँ पे व्यापक अवधारणा है यह विकास, ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं होता, ये जब तक जिंदगी रहेगी तब तक विकास होता रहेगा। विकास आंतरिक एवं बहुपक्षीय होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन। विकास आंतरिक एवं बहुपक्षीय होता है और विकास का निश्चित क्रम होता है। कैसा होता है? विकास का निश्चित क्रम होता है और विकास को केवल व्यवहार के आधार पर महसूस किया जाता है। विकास को केवल व्यवहार के आधार पर महसूस किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप आप मैच्योर होने के कगार पे हैं, ठीक है, आपने टीन एज में हैं, तो आप क्या करते हैं, जब अपने से बड़ों के आधा बड़ों से मिलते हैं या आपसे कुछ कोई सीनियर होते हैं उनसे मिलते हैं, तो आपका व्यवहार, आप किस तरह से उनसे बात कर रहे हैं, आप किस तरह, आपका हाव भाव किस तरह उनके सामने पेश हो रहा है, तो इसके आधार पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपका विकास कितना हुआ और कितना होना अभी बाकी है। तो आपके आपके भाषा से, आपके व्यवहार से, आपके हाव भाव से, आपकी संवेगात्मक बातों से, आपकी भावनात्मक बातों से ये पता लगाया जा सकता है कि आपका कितना विकास हुआ और कितना विकास अभी बाकी है। तो विकास के परिवर्तन विवृद्धि सूचक व ह्रास सूचक होते हैं। विकास के जो परिवर्तन होते हैं वो विवृद्धि सूचक और ह्रास सूचक दोनों होते हैं। आगे देखते हैं, जो विकास होता है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता और विकास स्वतंत्र व चहुमुखी होता है। ये 8वीं पॉइंट जरूर याद रखेंगे। और साथ में विकास स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है और विकास स्वतंत्र व चहुमुखी होता है। चहुमुखी का मतलब चारों तरफ विकास होता रहता है आपका, आपके शरीर से जुड़े जितनी भी विकास डेवलपमेंट होने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि एक आपके बाएं हाथ का विकास हो गया दाएं हाथ का नहीं होगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, वो चहुमुखी होता है, चारों तरफ से विकास एक साथ होते रहते हैं और स्वतंत्र रूप से होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक हाथ पीछे की तरफ खींच रहा है कि नहीं मुझे विकास नहीं चाहिए और दाहिना हाथ कह रहा है नहीं मुझे विकास चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। विकास होगा तो स्वतंत्र रूप से और चहुमुखी होता है, चारों तरफ होगा आपका, एक एक नाखून से लेकर बाल तक विकास एक समान होगा। तो आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पर। तो यहाँ पे हम आपको यहाँ पे सादी स्लाइड लेकर आए हैं जिससे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं बालक की हड्डियाँ आकार में बढ़ती हैं, यह बालक की अभिवृद्धि है। क्या है? मान लीजिए अभिवृद्धि हमने बताया आपको, अभिवृद्धि, अभिवृद्धि में बालक की जो हड्डियाँ हैं, हड्डियाँ, ये क्या होती हैं? हड्डियाँ बढ़ती हैं, बढ़ती हैं ना। उसके बाद जब बढ़ती हैं तो बढ़ करके क्या होती हैं? कड़ी हो जाती हैं। क्या होती हैं? कड़ी हो जाती हैं और उनके कारण जो हड्डियाँ होती हैं वो हृष्ट पुष्ट हो जाती हैं, काफ़ी मजबूत हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? मजबूत हो जाती हैं और इसमें एक अस्थाई स्वरूप परिवर्तन हो जाता है उसका। तो यह किसके अंतर्गत आएगा? तो अब यह विकास के अंतर्गत आने लगेगा। बालक की हड्डियाँ बढ़ी तो यह वृद्धि हो गई, अब वो हृष्ट पुष्ट हो गई, मजबूत हो गई, तो यह विकास हो गया। क्या हो गया? विकास हो गया। अब इतना तो समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं, इसके अंतर्गत अगर देखें तो अभी जो अभिवृद्धि है, यहाँ से देख सकते हैं अभिवृद्धि बाह्य स्वरूप भी होता है। क्या होता है? उसमें जगह नहीं था तो हम बता दें, अभिवृद्धि यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ पे देख लेंगे विकास, ठीक है। अभिवृद्धि कैसा होता है? ये इसका स्वरूप जो होता है अभिवृद्धि का वो बाह्य होता है, मतलब इसका बाह्य संरचना देख करके, बालक की बाह्य संरचना देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं उसकी वृद्धि कैसी हो रही है। और जो विकास होता है यह आंतरिक स्वरूप होता है, आंतरिक स्वरूप होता है, ठीक है। और अगर हम फिर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो अभिवृद्धि, इसका कोई लक्ष्य नहीं होता, इसका कोई लक्ष्य नहीं होता है और विकास का कोई न कोई लक्ष्य होता है, इसका कोई न कोई लक्ष्य होता है, ठीक है। और अभिवृद्धि के परिवर्तन जो हैं वो कैसे होते हैं? रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। और विकास के परिवर्तन रचनात्मक व विनाशात्मक दोनों होते हैं। ये रचनात्मक प्लस विकासात्मक दोनों परिवर्तन इसमें होते रहते हैं। और अभिवृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष से संबंधित होता है और विकास व्यक्ति कार्यात्मक पक्ष से संबंधित होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एक स्लाइड और अगर देखें, थोड़ा सा और आप 5 मिनट का टाइम देंगे, यहाँ से देख सकते हैं अगर अल्पकालिक बीमारी के कारण, किसके कारण? अल्पकालिक बीमारी के कारण, अल्पकालिक बीमारी के कारण जो होने वाले
अस्थायी परिवर्तन होते हैं, अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन होते हैं, वह विकास के अंतर्गत नहीं आते, विकास के अंतर्गत नहीं आते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। विकास में देखेंगे एक चीज़ और, विकास में वृद्धि होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, विकास में वृद्धि तो होती है, ठीक है, विकास में वृद्धि होती है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, लेकिन अगर बोल दिया जाए वृद्धि में विकास शामिल नहीं होती, विकास शामिल नहीं होती, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, लिख लेंगे। विकास में वृद्धि होती है, विकास के अंदर वृद्धि आता है, लेकिन वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। सामान्यतः वृद्धि और विकास साथ साथ चलते हैं, लेकिन वृद्धि के बिना विकास भी संभव नहीं होता। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो देख सकते हैं जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा वो होगा अभिवृद्धि एवं विकास, देखेंगे अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो तुम्हें सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। ये हम नेक्स्ट कल हमारी वीडियो आएगी, कल वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।